Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is congestive cardiac failure. Before our topic of vectorial analysis, I want to finish this topic because it's an important topic to understand the dynamics of the heart, of the blood flow in the heart. Congestive cardiac failure basically defined as impaired cardiac pumping. So, the word shows failure. Failure means inability to pump. I discussed this topic a little bit in my earlier lectures, but today we are going to discuss this in detail. Okay. So, cardiac failure means inability to pump the sufficient amount of the blood which is required by the body. Like in any condition, when the heart is not pumping adequate amount of the blood which is required by our metabolic needs, this condition is called congestive cardiac failure. This basically is a syndrome, like it's a combination of the sign and symptoms, and first it involves the left heart, and then the right heart. Okay, so it is associated with the long-standing hypertension and coronary artery disease. Mostly the patients who have hypertension for a long time, like 10 years, 15 years, 20 years, they mostly develop this condition. Or the patient who has myocardial infarction, they also develop this condition. Okay, so अगर हम यूँ कहें कि कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारा हार्ट जो है वो इतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना कि हमारे हार्ट को ब्लड पंप करना चाहिए, और ताकि हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स पूरी हो सके. कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर बेसिकली हमें पता है कि हार्ट की जो पंपिंग है या कार्डिक आउटपुट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. हार्ट की पंपिंग या कार्डिक आउटपुट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. वो कौन सी दो चीज़ें हैं? एक हमारा है कार्डिक आउटपुट, ठीक है, और एक हमारा है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस. अगर मैं इसमें एक तीसरी चीज भी शामिल कर दूं जिसे हम कहें वीनस रिटर्न, यानी कि if more venous return, the heart will pump more blood. If less venous return, the heart will pump less blood. If more peripheral vascular resistance means अगर आपकी आर्टरीज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और कंस्ट्रक्शन होगी आर्टरीज की, तो हार्ट को बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी ब्लड को इंजेक्ट करने के लिए, क्योंकि आगे क्या है, रेजिस्टेंस आ रहा है आर्टरीज. तो अगर वीनस पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर वीनस रिटर्न ज्यादा होगा कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, अगर वीनस रिटर्न कम होगा कार्डिक आउटपुट कम होगा. बट इफ द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज मोर और द आफ्टर लोड इज मोर, द कार्डिक आउटपुट विल बी लेस, क्योंकि आगे उसको पंप करने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है. कार्डिक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? कार्डिक आउटपुट डिपेंड करता है सबसे पहले तो हार्ट रेट पे और स्ट्रोक वॉल्यूम. इसका मतलब है कार्डिक आउटपुट भी अकेला नहीं रहा, मगर कार्डिक आउटपुट के लिए भी आपको क्या होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों की डिपेंडेंसी आ गई. अगर हार्ट रेट ज्यादा होगा कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, बहुत अच्छा ब्लड पंप होगा. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, बहुत अच्छा ब्लड पंप होगा. गॉट माय पॉइंट? इज इट अंडरस्टैंडेबल? समझ में आ रही है ये बात? हेलो. ओके. तो ये एक फैक्टर का जो एक टेबल है वो आपको याद रखना जरूरी है. अब मैंने अभी बताया कौन कौन से फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं कार्डिक आउटपुट के ऊपर. एक है आपका हार्ट रेट और एक है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दी है. अगर आपका हार्ट रेट 60 पर मिनट है और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम 80 मिलीलीटर है, तो वो कार्डिक आउटपुट 4800 या 4.8 लीटर पड़ेगा. अगर आपका हार्ट रेट 70 है और यहाँ 80 है, तो ये 5.6 या 5600 पड़ेगा. इसका मतलब है कोई भी एक चीज इन दोनों में से बढ़ाओगे, इधर स्ट्रोक वॉल्यूम और इधर हार्ट रेट, योर कार्डिक आउटपुट विल बी इंक्रीज. सो बट ओनली अप टू द पॉइंट. अब एक बात आती है, मैं बोलूँ कि हार्ट रेट 200 हो गया, व्हाट विल हैपन? जल्दी से बताओ. अगर हार्ट रेट 200 हुआ, सो व्हाट विल हैपन?
Any answer? If heart rate is 200, then what will happen with the stroke volume? Tachycardia, good, but what will happen with the stroke volume? Cardiac output increases? I said no. Why? Why I said no? Stroke volume increases? I said no. Why? Stroke volume decreases? Yes. Yes. Why? That's very good. Then the ventricles are not able to fill because देखो आपके पास वही 1 मिनट है, उसी 1 मिनट में आप 60 दफा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी 1 मिनट में आप 200 दफा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब उस 1 मिनट में जब वेंट्रिकल 200 दफा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जाहिर बात है रिलैक्स भी 200 दफा होगा। जब रिलैक्स 200 दफा होगा तो वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होगा, उसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पूरा नहीं मिलेगा। और वेंट्रिकल फिल कब होते हैं? रिलैक्सेशन। तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम में भी डिक्रीजेस। मैं कहूँ स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 20। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये कितना हो गया? 0 0 22 सा 40, 400 वेरिएंट्स। तो यहाँ क्या कह रहा है? ये नीचे ही बात कर रहा है कि cardiac output increase होगा, but only up to a point when excessive high rates diastolic filling time begins to fall, thus causing stroke volume and cardiac output fall. अब ये बात समझ में आई? Means preload gradually decreases नहीं। अब यहाँ एक और बात है, मुझे एक बात बताओ, कोई मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि हार्ट 200 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वीनस रिटर्न में है? कोई प्रॉब्लम वीनस रिटर्न में है? नहीं। तो वीनस रिटर्न तो बराबर आ रहा है, ये आ रहा है वीनस रिटर्न, ये हार्ट में आ रहा है, बट अब हार्ट आगे इसको इसी फोर्स के साथ पंप नहीं कर पा रहा, बल्कि हार्ट की जो पंपिंग है ना वो देखो ऐसी है, यहाँ 3 लाइन में बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 लाइनें बना रहा हूँ। इससे क्या साबित हुआ? हार्ट क्या हो जाएगा? हार्ट विल ब्लड विल पूल इनटू द हार्ट। अब पूल इनटू द हार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड हार्ट में वापस आ रहा है वो हार्ट से बाहर नहीं जा रहा, बल्कि हार्ट के अंदर ही कहीं जमा होना शुरू हो गया। और जब हार्ट के अंदर जमा होगा वो ब्लड, तो हार्ट ब्लड पंप तो नहीं कर पा रहा उतना, मगर अब हार्ट के अंदर आहिस्ता 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 क्या होगा? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से हार्ट की वॉल हाइपरट्रोफाइड हो जाएंगी, मे बी हार्ट विल एनलार्ज, एंड दैट इज द कंडीशन व्हिच इज स्टार्ट ऑफ द हार्ट फेलियर। अच्छा, क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द लिमिट सर? वो तो विच है इंक्रीज कॉज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। नहीं, आपने फ्रैंक स्टाइलिंग लॉ नहीं याद है आपको? व्हाट द फ्रैंक स्टाइलिंग लॉ सेज? फ्रैंक स्टाइलिंग लॉ सेज द हार्ट विल पंप all of the blood which comes into it, but under the physiological limits. फ्रैंक स्टाइलिंग लॉ क्या कहता था? The heart will pump all of the blood which comes into it, but under the physiological limits. अब फिजियोलॉजिकल लिमिट आपकी क्रॉस हो गई है, हार्ट रेट आपका 200 हो गया है, तो वो सारा ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, और वीनस रिटर्न बराबर आ रहा है। जब वीनस रिटर्न बराबर आ रहा है तो क्या हो रहा है? हार्ट के अंदर ब्लड जमा होना शुरू हो गया एंड हार्ट स्टार्ट टू फिल। व्हाट माय पॉइंट? द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड और अमाउंट ऑफ द फाइबर। देखो ये डेफिनेशन पढ़ो, प्रीलोड इज इक्वल टू इज आल्सो नोन एज, हम कह सकते हैं, वीनस रिटर्न। ओके, तो ये जो ये क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, यानी कि अमाउंट है वो ब्लड का जो फाइबर स्ट्रेच करवाता है वेंट्रिकल एट द एंड डायस्टोल बिफोर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, दिस इज द हार्ट, दिस इज द वीनस रिटर्न फ्रॉम वेन्स, ठीक है? ये सारा ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा वेंट्रिकल में, और जब रिलैक्सेशन कर रहा होगा डायस्टोल के दौरान भी जाएगा। वेंट्रिकल कब फिल होते हैं? ड्यूरिंग डायस्टोल। ओके, तो जब एंड डायस्टोल होगा, डायस्टोल का एंड होगा, it means ventricles are fully filled with blood,
ये पूरे ब्लड से फिल्ड है। तो हम कहेंगे कि अब ये ब्लड ब्लड से फिल है, तो ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वॉल ऑफ द हार्ट। इसका मतलब है कि वीनस रिटर्न या प्रीलोड वो चीज है जो डायस्टोल के एंड में हार्ट के अंदर जो ब्लड जमा होता है और वो वेन से आया हुआ होता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग कराते हैं, जो कि फोर्स लगाता है कि मैं जितनी स्ट्रेचिंग करूंगा हार्ट उतनी फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं वीनस रिटर्न या प्रीलोड। ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सो वीनस रिटर्न तो अगर मेजर करना है तो आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को मेजर करना पड़ेगा। अगर इट मींस अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो आपका मतलब है कि आपका वीनस रिटर्न भी ज्यादा हो रहा है, यानी कि आपका हार्ट जो है वो फिल ज्यादा। ऑब्वियसली when the preload increases, why? भाई फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, हमें पानी बहुत पी लिया, ब्लड के अंदर पानी ज्यादा हो गया। वेजो कंस्ट्रिक्शन, स्पेशली वीनो कंस्ट्रिक्शन, जी हार्ट के अंदर ब्लड तो उतना था मगर वेन्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन ज्यादा हो गई, तो वो जो वैस्कुलर सिस्टम जो है वो स्क्वीज कर रहा है ब्लड फ्रॉम द वैस्कुलर सिस्टम टू द हार्ट। प्रीलोड डिक्रीज कब होगा, जब फ्लूइड लॉस होगा, जब वेन्स डायलेट हो जाएंगी। जब वेन्स डायलेट हो जाएंगी ड्यू टू ग्रेविटी पूरा ब्लड ऊपर नहीं आ सकेगा और वेन्स आर एबल टू होल्ड द होल ब्लड। एक पाइप है, अगर उसको हम डायलेट कर दें तो उसके अंदर ज्यादा ब्लड रह सकता है, अगर उसको कंस्ट्रिक्ट कर दें तो वो ब्लड फॉरन प्रेशर के साथ बाहर निकालेगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। इज इट डिफिकल्ट? ओके, स्टाइलिंग लॉ आ गया, वही जो मैंने बात बताई। द ग्रेटर द हार्ट मसल फाइबर आर स्ट्रेच, द ग्रेटर their subsequent contraction, but only up to a point. वही beyond the point, fiber get overstretched and force of contraction is reduced. भाई ब्लड तो ज्यादा आ रहा है, आपका स्ट्रेचिंग भी ज्यादा हो रही है, बट क्या हो रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। एक कॉन्ट्रेक्शन के ऊपर दूसरी आ रही है, दूसरी के ऊपर तीसरे में एग्जाम्पल उठाई है मैंने, या मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, the area of the heart is infarcted, and when the area of the heart is infarcted, it is not taking part, playing its part in the contraction। जैसे ये हिस्सा है, अब इतना बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, पार्ट नहीं प्ले कर रहा है, तो जो वीनस रिटर्न आ रहा है वो उस फोर्स के साथ स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहा है और उस फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है। तो नॉर्मली excessive blood preload, excessive stretch, reduce contraction, reduce stroke volume, cardiac output और भी reduce हो जाएगा। जैसे कि नेटवर्क का भी इशू है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके, सो greater the excessive stretch, reduce contraction, reduce stroke volume and cardiac output। मैं सीधी सी बात हूँ, ज्यादा पानी भरोगे, एक गुब्बारा ले लो, एक बलून, उसमें पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, इतना भर दो वो लटक जाएगा। जितना पानी स्ट्रेच करोगे आप उसकी वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, खत्म होती जाएगी। और अगर ज्यादा भी बहुत अरसे तक करोगे तो भी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। ओके, ये सीधा सिंपल ग्राफ, कोई कोई मुश्किल नहीं है। जरा मुझे ग्राफ समझाओ, जरा मुझे कोई ग्राफ ही समझाए। जी, एनीबॉडी? एक मिनट, इसको प्राइवेट से बेटा, इसको एवरीवन पे कर दो, फरहान चैट को। जी, एनीबॉडी हु कैन टेल मी अबाउट दिस ग्राफ? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ेगा, but up to a limit। ठीक है, directly proportional to certain limit। yes, so when the end diastolic, अब end diastolic volume क्या था, is that directly proportional to the preload। whatever the venous return increases, obviously
वो आके हमारे हार्ट के वेंट्रिकल में जमा होगा और वो अब कब पता चलेगा, जब हार्ट की डायस्टोल कंप्लीट होगी। तो एट द एंड ऑफ द डायस्टोल व्हाटएवर इज द वॉल्यूम इट सजेस्ट द प्रीलोड। So whenever the preload increases, whenever the preload increases, the cardiac output increases. But at a certain point, it is stretched too much. Now it is coming to decrease. Which increase in the end diastolic volume, increase in cardiac up to a certain limit. ये limit आ गई. ये limit है, that is the limit. And initial increase, then the decrease threshold. We can say initial increase, but we can say initial increase up to a physiological limit. Good. Afterload. What is afterload? Anybody tell me? जल्दी से मैं बता देता हूँ। चलो, आफ्टरलोड का मतलब है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि अब पहले तो हम बात कर रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे कि जी हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है, अब हार्ट से जो ब्लड बाहर जा रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लड आ गया, बहुत ज्यादा ब्लड है, उसे बहुत स्ट्रेचिंग करा दी। अब हम बात करते हैं कि हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी। जब एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी में जा रहे हैं और अगर वो आर्टरीज कंस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल पतली पतली हो गई है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्शन हो गई है, उनका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, आर्टीरियल एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया है, एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है। सो एनी कंडीशन व्हिच इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली तो जो ब्लड बाहर पंप होगा उसको क्या फेस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। एंड व्हेन इट रेजिस्टेंस होगा तो वो ब्लड पूरा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगेन कहाँ पूल होना शुरू हो जाएगा, हार्ट के अंदर पूल होगा। फिर वही बात कि हार्ट के अंदर ब्लड पूल हो जाएगा, चाहे वो ऊपर से ज्यादा है बाहर से, या वो बाहर कम जाए। दो रीजन है ना, या तो हार्ट के अंदर ब्लड ज्यादा आ रहा है तो स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रही है, या हार्ट से ब्लड कम बाहर जा रहा है तो स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रही है। So the resistance against which the ventricle must pump excessive after load, difficult to pump, reduce the cardiac output, stroke volume। और इसका बेसिक रीजन क्या होता है, हाइपरटेंशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन। आफ्टर लोड रिड्यूस कब होता है, जब वेसोडाइलेशन होता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर हार्ट की कोई बीमारी है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रही, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन मैंने एग्जांपल बता दी, कार्डियोमायोपैथी मैंने बता दी, कार्डियक टेम्पोनेट बता दी आपने कि जी हार्ट जब फुली रिलैक्स नहीं हो पा रहा तो कॉन्ट्रैक्ट फुली नहीं होगा कार्डियक टेम्पोनेट में। तो ऐसी कंडीशन जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को हिंडर करे, दैट आल्सो लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। सो इंक्रीज आफ्टर लोड, increase preload, decrease contractility, they all lead to decrease cardiac output। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्यों कम होती है, इन्फार्क्टेड टिश्यू, इस्कीमिक टिश्यू, एसिड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, नेगेटिव इनोट्रॉप्स में कुछ दवाइयां होती हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स वगैरह हैं। और इंक्रीज कब होता है, एपिनेफ्रिन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पॉजिटिव इनोट्रॉप्स, बीटा 1 एगोनिस्ट है, सच एज कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल ड्रग्स होती है जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जैसे डिस्टॉक्सिन या डिचॉक्सिन। गॉट इट? इट्स नॉट अ डिफिकल्ट स्लाइड। पैथोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी के पंप फेल हो गया, compensatory mechanism kick to increase the cardiac output, sympathetic nervous stimulation related to epinephrine, norepinephrine। अच्छा जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हार्ट फेल्स, सबसे पहला क्या होगा, बॉडी क्या करेगी जब ब्लड सही नहीं पहुंचेगा बॉडी को, तो बॉडी का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा, हेलो, what is the compensatory mechanism of the body? भैया आवाज आ रही है? जी सर, जी आवाज आ रही है। आ रही है ना सरफराज? जी जी सर, आ रही है, जवाब क्लियर आ रही है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सवाल ये था कि जब हार्ट सही पंप नहीं कर पा रहा, बॉडी को ब्लड सही नहीं मिल रहा, नाउ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी? बॉडी खुद भी कुछ करेगी नहीं यार, वेसोडाइलेशन की होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, गुड, और फिर वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि जब हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिलता तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है टू इंक्रीज द हार्ट, डायरेक्ट हमारा नेगेटिव फीडबैक। मैं भी तुम्हें एग्जांपल दूं, जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बायोरिसेप्टर की स्ट्रेचिंग कम होगी, जब बायोरिसेप्टर की स्ट्रेचिंग कम होगी तो आपका वेसोमोटर सेंटर क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन करा के वो क्या करेगा, वीनस रिटर्न को इंक्रीज कराएगा, गुड, वो क्या करेगा, हार्ट रेट को तेज कराएगा, गुड,
ठीक है, मगर वो साथ साथ क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कराएगा, क्योंकि वो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करेगा। तो अब हार्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? हार्ट के अंदर प्रॉब्लम ये है जनाब कि हार्ट की प्रॉब्लम है, बाहर वैसल्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एग्जांपल, अच्छा अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले हम ये बात करते हैं, तो हार्ट रेट इंक्रीज होने से वो वो कार्डिक आउटपुट तो बढ़ाएगा, बट अगर आफ्टर लोड भी बढ़ाएगा तो उसको रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा। सो टू अ सर्टेन टाइम लिमिट, ठीक है, बॉडी का ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म बड़ा अच्छा काम करता है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म किक टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट by sympathetic stimulation, release of epinephrine and norepinephrine, increase the heart rate, increase contractility. Good, very good. Cardiac output increase होगा. Peripheral vasoconstriction increases. Myocardial hypertrophy, wall of the heart thicken to provide more muscle mass, stronger contraction. अब हार्ट क्या होना शुरू हो जाएगा? हाइपरट्रोफाइड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको आफ्टर लोड के अगेंस्ट में भी ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, उसके ऊपर सिंपैथेटिक का भी भाई बर्डन आ रहा है कि ज्यादा पंप करो, तो क्या हो जाएगा? हाइपरट्रोफाइड। हार्मोनल रिस्पांस डिक्रीज रीनल परफ्यूजन। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जब हार्ट फेलियर होता है तो जो किडनी होता है उसकी परफ्यूजन भी कम हो जाती है। इंटरप्रेटेड बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एज अ हाइपोवॉल्यूमिया। किडनी को पता नहीं है कि हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी बोलेगा भाई मुझे परफ्यूजन कम मिल रही है, मेरा फिल्ट्रेशन कम है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus में सोडियम क्लोराइड कम पहुंचेगा, और सोडियम क्लोराइड कम पहुंचेगा तो किडनी रेनिन निकालेगा, तो वो एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बना के वो और वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा। हार्ट इज ऑलरेडी इन ट्रबल, अब कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा है विच इज वेरी गुड फॉर सर्टेन टाइम लिमिट, बट वो कॉम्पनसेटरी भी प्रॉब्लम करेगा। एक तो उसने डायरेक्टली सिम्पैथेटिक से वेसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, आफ्टर लोड बढ़ गया, एक यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 निकला, आफ्टर लोड बढ़ गया, एक एल्डोस्टेरोन निकला जिसने सॉल्ट एंड वाटर को रिटेन कराया, तो अमाउंट ऑफ द ब्लड बढ़ा दिया, प्रीलोड बढ़ा दिया। अब हार्ट वैसे ही प्रॉब्लम में था, नहीं न्यू मसल मास नहीं आता बेटा, कार्डिक मसल विल नेवर रिप्लेस बाय कार्डिक मसल अगेन, इट इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। सो कार्डिक मसल इज अ परमानेंट सेल, वो दोबारा रीजनरेट नहीं होता। अब मेरी बात दोबारा गौर से सुन लो, काइंडली। कार्डिक फेलियर, प्रॉब्लम इन द हार्ट, अनेबल टू पंप, इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, से हार्ट रेट फास्ट, contraction strong, after load increases, preload also increases. Heart is trying to pump more amount of the blood, but it also face more after load. In the meanwhile, cardiac renal perfusion decreases. जब renal perfusion कम होती है तो angiotensin 2 बनता है by renin, वो और vasoconstriction कराएगा। Also release of aldosterone, वो और salt and water को retain करा के preload बढ़ाएगा। ADH also increases water retention, वो also preload बढ़ाएगा। So preload बढ़ रहा है, आफ्टर लोड बढ़ रहा है, हार्ट के पास ब्लड ज्यादा आ रहा है, हार्ट पंप कम कर पा रहा है। अब हार्ट आहिस्ता आहिस्ता हाइपरट्रोफाइड होकर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, हार्ट के अंदर और ब्लड पूल होगा और वो क्या हो जाएगा, फेलियर की तरफ और ज्यादा जाएगा। सो इट मींस कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म काम तो करता है, मगर बहुत लंबे अरसे तक नहीं कर सकता अगर हार्ट फेलियर और अगर आपने हार्ट को ट्रेन नहीं किया। Compensatory mechanism may restore cardiac output to near normal, but if excessive, the compensatory mechanism can worsen the heart failure. समझ में आ गई बात? This is my slide. This is the main crux of the lecture. क्यों? Why? अभी मैंने बात बताई, vasoconstriction increase the resistance which heart has to pump, and therefore कार्डिक आउटपुट डिक्रीजेस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा वही सेम चीज। क्यों भाई? कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म क्यों अगर ज्यादा होगा, ये सेंटेंस पढ़ो, बट इफ एक्सेसिव कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म कैन वर्सन द हार्ट फेलियर, बिकॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन बहुत हो गई है, हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब हार्ट उतना नहीं कर पा रहा जितना वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो कार्डिक आउटपुट फिर दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो रही है, प्रीलोड बढ़ रहा है, स्ट्रेचिंग बहुत हो रही है, मगर हार्ट बेचारा पंप ही नहीं कर पा रहा, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, वो तो बीमार है।
because it is infarcted, it is ischemic. एक्सेसिव टेकिकार्डिया, हार्ट रेट तेज हो गया है, तो हार्ट रेट तेज होने से डायस्टोलिक फीलिंग कम हो जाएगी, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, फिर कार्डियक आउटपुट कम. सो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म ट्राई टू ब्रिंग द हार्ट फंक्शन टू नॉर्मल, but it persists for a long time. An excessive compensated mechanism, it leads to more worsening of the cardiac failure. So congestive cardiac failure risk factors क्या क्या है? Coronary artery disease, hypertension, obesity, cigarette smoking, diabetes, high cholesterol, and some African descent. मेन ये देखो, ये रिस्क फैक्टर्स है, ये कॉजेज है. हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डिसरिथमिया एंड वैल्वुलर डिसऑर्डर. ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? So vasodilation can increase the heart compensatory mechanism, positive feedback mechanism. Limit is beneficial, but it leads to disease. Compensating mechanisms are good, very good. But if excessive, मैं बता रहा हूँ, excessive होगा तो क्या होगा? Number one, increase vasoconstriction. After load, increases. Increase preload. Venous return increases. The heart has to pump more, क्योंकि जितना ब्लड आ रहा है उसको निकालना है. मगर प्रॉब्लम ही हार्ट में, अगर एमआई का पेशेंट है, अगर डिसरिथमिया का पेशेंट है, अगर वैल्वुलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो आप उसको तो ट्रीट नहीं कर रहे हो, कंपनसेटरी तो फॉर टाइम नहीं. ठीक है जी. सर, वेसोडाइलेशन कैन इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट. अगर आप इस तरह पूछ रहे हो कि वीनस रिटर्न के अगेंस्ट में, तो जाहिर बात है वो नहीं है. मगर अगर वेसोडाइलेशन अगर हम कहें कि हाँ, फॉर इनिशियली इट इंक्रीजेस, बट देन लेटर ऑन इट इज डिक्रीजेस, बिकॉज कि वेसोडाइलेशन की वजह से आपका वीनस रिटर्न कम हो जाता है, कूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है. ठीक है जी. मैं इसको यूं जवाब दूं वेसोडाइलेशन और इसका कार्डियक आउटपुट का. देखो, अगर हमारी वेसल्स की टोन मौजूद है, इफ द टोन इज नॉर्मल, देन द कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज. इसको भी मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से, डोंट कोट माय वर्ड्स, मेरी तरफ से मैं ये यूं कहूँ कि अगर बिल्कुल फ्लैबी कर दो वेसल्स को, बिल्कुल फ्लैबी रबड़ की तरह कर दो, इधर गिर रही है, उधर गिर रही है, तो फिर वेसोडाइलेशन से हार्ट कार्डियक आउटपुट आपका कम होगा. जैसे एक वेन है, इसकी एक आर्टरी है, इसकी टोन ये है. अब ऑल्दो ये डायलेट हो गई, मगर ये टोनिक है. ठीक है, टू सर्टेन एक्सटेंट द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज. मगर अगर एक आर्टरी है जो कि ये टॉर्शियस हो गई, फ्लैबी सी हो गई, नहीं, जैसे एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म के अंदर क्या हो जाती है? फ्लैबी हो जाती है. ओके, सो दिस ऑल लीड्स टू दिस कंडीशन. ओके बेटा. ओके, फरहान. ओके, नितेश ने हाथ उठाया है. नितेश, यस नितेश, कैन यू टेल मी? ओके, सो अब हार्ट फेलियर कितनी तरह का है? 2 से 3 तरह का है. एक हम कहेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, के हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो पहले पंप करना छोड़ दे, ब्लड बैक. अब जैसे मैं उस दफा भी एग्जांपल मैंने कोट की थी, सॉरी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल कोट की थी, मैंने शायद आपको बताया भी था कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये वाला हार्ट फेलियर होता है, इसके अंदर ब्लड पूल होता है. अब जल्दी से जवाब दो, 5 से 6 मिनट रह गए. जब लेफ्ट में हार्ट पूल होगा, तो जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है वो सफिशिएंट आएगा. जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा वो सफिशिएंटली नीचे आ जाएगा. सर, ये हाइपरटेंशन क्या? इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन. नहीं, इसका मतलब है अब ब्लड नीचे नहीं आएगा, तो अब ब्लड कहाँ पूल होना शुरू हो जाएगा? अब आपका ब्लड पूल होना शुरू हो जाएगा इन द लेफ्ट एट्रियम. जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पूरा पूल हो जाएगा, भर जाएगा, हार्ट क्योंकि पंप नहीं कर पा रहा, कार्डियक आउटपुट सही नहीं है, तो फिर वो ब्लड कहाँ बैक प्रेशर मारेगा? पीछे पल्मोनरी वेन में. कहाँ बैक प्रेशर डालेगा? पल्मोनरी वेन में.
start to retain in law क्या मतलब pulmonary vein. I don't understand what I'm trying to say. 96 full number. Yes, back pressure pulmonary vein में जाएगा तो pulmonary vein are congested. मेरा word सुनो, pulmonary veins are congested. When pulmonary vein are congested, ये back pressure कहाँ आएगा आपका? pulmonary vein कहाँ से आ रही है? लंग से आ रही है ना भाई. pulmonary vein लंग से आ रही है? नहीं, pulmonary vein लेफ्ट एट्रियम से नहीं आ रही, लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन हो रही है. ये लंग से आ रही है, pulmonary capillaries से आ रही है. तो pulmonary capillaries आपकी engorged हो जाएंगी, congested हो जाएंगी. पल्मोनरी वेन कंजेस्टेड हो जाएंगी तो पल्मोनरी लंग्स में एडिमा हो जाएगा. और ये पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से. तो ये बैक प्रेशर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी में जब बैक प्रेशर जाएगा ये एंगोज हो जाएंगी तो फिर अब जो ब्लड पंप हो रहा है राइट साइड पे वो भी सही पंप नहीं हो जाएगा. तो अब ब्लड कहाँ पूल होना शुरू हो जाएगा? राइट हार्ट में. दोबारा बताता हूँ, लेफ्ट हार्ट में ब्लड पूल होना शुरू हुआ, एनी डिजीज लेफ्ट हार्ट से शुरू हुआ तो वो ब्लड जब पूल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो लेफ्ट एट्रियम में सही तरीके से ब्लड, लेफ्ट एट्रियम का सारा ब्लड नीचे नहीं आएगा, लेफ्ट एट्रियम एंगोज हो जाएंगे. लेफ्ट एट्रियम एंगोज जाएंगे तो वो बैकवर्ड प्रेशर डालेंगे पल्मोनरी वेन में. पल्मोनरी वेन कंजेस्टेड होगी, वो बैकवर्ड प्रेशर डालेंगे पल्मोनरी कैपिलरीज में, लंग्स में. पल्मोनरी कैपिलरीज एंगोज हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी? दैट इज कॉजिंग पल्मोनरी एडिमा. फिर वो किस पे बैकवर्ड प्रेशर डालेंगी? पल्मोनरी आर्टरी पे. पल्मोनरी आर्टरी पे बैकवर्ड प्रेशर होगा तो वही ब्लड कहाँ पूल होना शुरू हो जाएगा? अच्छा, गुड, अच्छी बात है भाई. आप क्वेश्चन जो है वो बाद में कर सकते हो या ग्रुप चैट पे कर सकते हो, ठीक है. देन पल्मोनरी आर्टरी जो है, जब पल्मोनरी आर्टरी में एंगोजमेंट होगी तो राइट वेंट्रिकल जो है वो हमारा वो ब्लड सही पंप नहीं करेगा. एक वक्त आएगा राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंगोज हो जाएगा. जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंगोज हो जाएगा तो अब राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, तो वो कहाँ ब्लड डालेगा? वो तो पहले ही फुल है, तो राइट एट्रियम भी एंगोज हो जाएगा. और ये बैकवर्ड प्रेशर कहाँ डालेगा? राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा. तो जनाब कहानी शुरू हुई थी लेफ्ट वेंट्रिकल के फेलियर से और अल्टीमेटली आपका कौन सा फेलियर हो गया? right ventricular failure. So left ventricular failure, if leads to right ventricular failure, this is called congestive cardiac failure, reverse failure, आप इसको कह सकते हो, progressive failure, whatever the word you use. So whole heart will be hypertrophied. Yes, very good. So हम पढ़ लेते जल्दी से. लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या? अब जब मैं बताता लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया, लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया, भाई हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है, वाल्वुलर डिसऑर्डर्स में एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से. ठीक है जी. फिर राइट हार्ट फेलियर की हो सकता है. सबसे पहला कॉज राइट हार्ट फेलियर का क्या है? ये रहा लेफ्ट हार्ट फेलियर. तो लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा सबसे पहले क्या होगा? राइट हार्ट फेलियर होगा. जब राइट हार्ट फेलियर होगा दूसरा कॉज क्या है? कोई भी डिजीज लंग्स में, राइट हार्ट से ही काम कर रहा है मगर लंग्स के अंदर वेसल्स की जो है वो फॉर एग्जांपल लंग्स की कोई डिजीज है which leads to destruction of the capillaries of the lungs या which leads to हम कह सकते हैं fibrosis of the lungs हो गई. तो अब प्रॉब्लम लेफ्ट हार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम लंग में है. तो अब कहानी कहाँ से शुरू होगी? कहानी यहाँ से शुरू होगी जो मैंने यहाँ से बताई, दिस पॉइंट. सर आ गया है. चलो बेटा मैं इसको टाइम पूरा हो गया सर. और मैं काम करता हूँ, मैं इसको